तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, रियल नंबर्स में मोटा मोटी आपको सिर्फ दो चीज पढ़नी है। वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा है हाउ टू प्रूव √2, √3 और एनी रैशनल नंबर एज ए रैशनल नंबर। बस यही दो चीज आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए असेस करना है। उसके अलावा इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम पहले स्कूल लेवल की चीज़ों को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आप 10वीं क्लास की पुरानी किताब उठाएंगे एनसीईआरटी, तो उसमें आप देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नाम की भी कोई चीज़ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स जब आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी कटौती हो गई है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पोर्शन बहुत कम है, बट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा पोर्शन है जो हमें कोशिश करेंगे कि हम लोग कवर कर ले, है ना। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था कि नंबर्स नेचुरल नंबर से इरेशनल नंबर तक की पूरी कहानी, और उस पूरी कहानी को हम रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। रियल नंबर्स के पूरे ऑपरेशंस आप जानते हैं, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। आप डेसिमल्स में भी पढ़ रखे हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। इस तरीके की चीज़ों को कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे वो सब पुरानी बातों की कभी जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और जब नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, है ना। ओके, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई बता सकता है व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? As a product of prime numbers, and that can be represented uniquely. So basically आप किसी भी composite number को as a product of prime numbers, जिसे prime factorization कहते हैं, और वो uniquely लिखा जा सकता है। That is the idea of fundamental theorem of arithmetic. अब fundamental theorem of arithmetic किस number system के ऊपर आधारित है? Natural number system के ऊपर आधारित है। Natural numbers जो counting numbers होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि फैक्टर्स कुछ चीज होती है। फैक्टर्स जानते हो क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर? मतलब कोई भी नंबर, जैसे लेट्स से 21 है, तो जब मैं 21 को देखूं तो 21 3 से डिविजिबल है। किसी नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर, तो 3 7s are 21, तो हम कहेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21। We can also say 7 is also a factor of 21, right? अगर मैं 29 को 7 से डिवाइड करूं तो क्या ये परफेक्टली डिवाइड होता है? नो, वी नो 7 4s are 28, तो रिमाइंडर 1 आता है, तो वी कैन से 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 29। ओके, फैक्टर के बाद एक और वर्ड होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? जो आप बचपन से टेबल्स पढ़ते आते हो। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज अ टेबल ऑफ 7, तो आप बोलोगे 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 एंड सो ऑन। सो ये क्या है? 7 14 21 28 35 42, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स को लेके आपके दो चीज़ें आपको बताई जाती है। किसी दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स निकालने जानते हैं आप, और किसी दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालने जानते हैं। किसी दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से जो हाईएस्ट होगा उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और किसी दो नंबर के बहुत ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, उसमें जो सबसे लीस्ट होगा उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम और एचसीएफ नाम की चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो हम थोड़ा सा उसको भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी 2-3 नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ निकाले जा सकते हैं, और किसी दो नंबर के रिलेशनशिप में एचसीएफ एलसीएम का क्या रिश्ता है। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड दोस 2 नंबर्स, देयर इज सम रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या है वो भी हम देखेंगे, राइट। एनी क्वेश्चन एनी टिल सो फार? जब हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं तो सिंस वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे हम नेचुरल नंबर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज। 1 जो कि अकेला एक नंबर है, ये अकेला एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 ही है। नहीं तो आपको कोई भी ऐसे नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेंगे जिसका
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ 1 हो। तो आप जैसे ही 1 के आगे बढ़ोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की सिस्टम में, तो आप देखोगे कि इन सारे संख्याओं के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं या 2 से अधिक है। तो वो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स केवल 2 हैं, 1 और वो खुद, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। और दूसरा क्या होता है? जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो आप जानते हैं 4 1 से भी डिविजिबल है, आप जानते हैं 4 4 से भी डिविजिबल है। अब मुझे केवल एक और नंबर चाहिए जो 4 को डिवाइड कर दे, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो हमको पता है कि 4 2 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 3। So composite numbers are those numbers whose factors is number of factors is more than 2, right? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं कोई एक नंबर लेता हूं, ठीक है? कोई भी एक कंपोजिट नंबर लो या प्राइम नंबर लो, कोई भी नंबर बोलो। 4। अगर मैं 4 की बात करूं, तो मुझे पता है कि 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2 और 4। तो इसको मैं जब लिखूंगा तो इट विल ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इट विल ऑलवेज बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 1 into 4 will not be qualified as a prime factorization because इसमें ना 1 प्राइम है ना 4 प्राइम है। So you should always ask which prime numbers 4 is made of। तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि मोटा मोटी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो बताता है कि प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप कह सकते हो 4 इज डिविजिबल बाय विच प्राइम नंबर? 2। तो आप कह सकते हो 2 into 2। आप देख सकते हो 2 के कितने 2 हैं यहाँ पे, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 raised to the power 2, right? So this is how you do the prime factorization of any number, right? जैसे अगर मैं कोई प्राइम नंबर लूं, लेट्स से 24, है ना? अब मैं जब 24 की बात करूंगा, तो अगर मैं 24 को देखूं तो ये बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। किससे किससे? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 24 से डिविजिबल है। सो वी शुड ऑलवेज बिगिन विद द लीस्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिविजिबल है। तो वी कैन से 2 से तो डिविजिबल है ना? तो हम कह सकते हैं 2 into 12। फिर मैं पूछूंगा 12 किससे डिविजिबल है? 2 से। 12 आ गया, तो मतलब 2 into 2 into 6। नाउ 6 किससे डिविजिबल है? 2 से। सो ऑलवेज यू हैव टू पिक द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड देन आर वी डन? या वी जस्ट नीड टू सी कि 2 कितने हैं? राइट? दिस इज हाउ वी डू इट। Let's say the number is 400, let's say 416, है ना? अगर मुझे 416 करना है, so again now since the number is big but we know कि 2 से तो डिविजिबल होगा ही, और आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाई जाती है ना? डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी? एंड में इवन नंबर। और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी? तो ये है क्या ये डिविजिबल? और 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी? तो आप देख रहे हो मैं किसकी पूछ रहा हूँ? 2 2 to the power 2 2 to the power 3। तो 8 के लिए क्या चाह रहे हो? लास्ट 3 डिजिट। और 16 के लिए क्या चाहिए? लास्ट 4 डिजिट। तो सिंस 3 डिजिट है तो वी कैन क्विकली सी वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। इज इट डिविजिबल बाय 8? या डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाय 8। तो आप कह सकते हो 8 into 52। Now this is a smaller number. Now is it divisible by 2? Is it divisible by 4? Okay. So what I can do, 8 को मैं quickly 2 cube लिख सकता हूं और इसको 2 square into 13. So now we have broken it into every pieces. So what I can say it is, है ना? अब पावर 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है।
Right or wrong? So this is how we break numbers and write it uniquely as a product of prime numbers. Right or wrong? So this is what fundamental theorem of arithmetic is all about. But मेरा सवाल है हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे कि किसी दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किसी दो नंबर के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स कैसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं. राइट, दिस इज हाउ. सो वी आर जस्ट एट अ लेवल 0. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझाने के लिए आई हैव वन इंटरेस्टिंग डायग्राम फॉर यू गाइस. लुक एट दीज नंबर्स. व्हाट यू सी हियर? You can see numbers from 1 to 100. आप देख सकते हो फर्स्ट रो में आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एवरीवन कैन सी दैट. सेकेंड रो में 11 से 20, थर्ड रो में 21 से 30, ऐसे करके आपके 10th रो में 91 से 100. दिख रहा है साफ? ओके, आप देख रहे हो नंबर 1 के ऊपर सिर्फ एक ग्रे सर्कल है और फिर आपको वो ग्रे सर्कल कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 एक अलग नंबर है. इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी नंबर 1 से तो बनी होती ही है, क्योंकि 1 इंटू 73 तो आप 1 इंटू 73 बोल ही सकते हैं. तो 1 तो सबसे बेसिक ब्रिक है ही. सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. राइट, उसके अलावा कुछ और ब्रिक्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सॉलिड कलर्स पे दिख रहे हैं. कौन कौन से सॉलिड कलर्स दिख रहे हैं जिसमें कहीं पे ब्रेकेज नहीं है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83. नहीं, 81 इज नॉट अ प्राइम. आप देख सकते हो 81 में 4 ब्रेकेजेस हैं. सो 83 के बाद 89 के बाद आप सीधे देखोगे 97, है ना? सो दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स टिल 1 to 100. नाउ यू वुड नोटिस ऑल दोस प्राइम नंबर्स हैव सॉलिड कलर्स. 2 is being represented by orange, 3 by green, 5 by blue, 7 by violet and 11 by red. लेकिन आप देखोगे 11 के बाद जितने भी प्राइम नंबर सबको रेड से दिखा दिया गया. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे कलर्स आप नहीं ला सकते हो. बट जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 तक तो आपको सारे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं. उसके बाद आप जब 22 पे जाओगे, पहले 22 पे मत जाओ, पहले 4 पे जाओ. 4 पे क्या दिख रहा है आपको? ऑरेंज 2 बार ब्रेक किया हुआ है. एक ऑरेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? 2. तो 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 times 2, 2 times. 6 पे जाओ तो क्या दिख रहा है? एक ऑरेंज और एक ग्रीन. ऑरेंज क्या रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 2 times 3 6, राइट? 2 times 3 6. उसके बाद आप देखोगे 8 पे जाओगे तो आप देख सकते हो 3 ब्रेकेजेस. तो क्या हो जाएगा? 3 times, मतलब 3 नंबर ऑफ टाइम्स. 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 times. So 2 into 2 into 2, so you get 8. Same way when 9 you see 2 greens. तो आप समझ में आ रहा है कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं, दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स. और वो कौन से ब्रिक्स हैं? प्राइम नंबर. सो दिस पिक्चर is a fantastic example of what fundamental theorem of arithmetic is. ठीक है, जैसे आप 22 पे आते हो. 22 क्या है? 2 into 11. So आप देखोगे 2 represents green, orange, 2 represents orange and 11 represents red. तो आप देख सकते हो ऑरेंज और रेड है, लेकिन रेड के ऊपर 11 लिख रखा है. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेड्स हैं, कोई 13 भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप जैसे 26 पे जाओगे तो रेड के नीचे क्या लिखा हुआ है? 13. ऐसे ही 33 में ग्रीन और 11 आपको दिखाई देगा. सो ये जो पिक्चर है ना, इट्स अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्लियर? काउंट द नंबर ऑफ प्राइम्स. हाउ मेनी प्राइम्स यू सी? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53
59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 87 नहीं है, 89, 97. तो why did I do this exercise of asking you to say all the prime numbers? क्योंकि आप जहां पे भी अटक रहे थे, जैसे 51 किसी ने कह दिया, किसी ने 87 कह दिया, किसी ने 81 कह दिया, तो रीजन बीइंग आपकी या तो टेबल दुरुस्त नहीं है या डिविजिबिलिटी टेस्ट को लेके मामला थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड टाइम टू फोकस ऑन व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर द पॉसिबल डिविजिबिलिटी टेस्ट वी नो सो फार. जैसे कि अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछूं, व्हाट इज दैट? लास्ट डिजिट शुड बी इवन. 3 का क्या होता है? सम ऑफ. क्यों ये ट्रू क्यों है? देखो तुम लोग, आई एम लाइक गेटिंग वेरी मच टेम्प्टेड to tell you what is Euclid's division lemma. And if I tell you what is Euclid's division lemma, you would be able to appreciate that why sum of the digits should be divisible by 3 to make that number divisible by 3. So you want to go into that, or should I skip it right now? You want to go into that? Euclid's division lemma आप लोग एक्चुअली में जानते हो, बस आप लोग को बताया नहीं जा रहा है. डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये आप लोग जानते हो ना, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब देखो क्यू सम ऑफ डिजिट्स, अभी मैंने पूछा ना कि वाई सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल फॉर दैट नंबर टू बी डिविजिबल बाय. आई टेक अ सेपरेट क्लास ऑन नंबर थ्योरी जिसमें मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, बट ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं. आप लोगों को मोटा मोटी ये बात पता है कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो यहां पे आपका एक नंबर आता है और यहां पे आपका एक नंबर आता है, राइट? इसे आप कहते हो डिविडेंड, इसे आप कहते हो डिवाइजर, और इसे आप कहते हो कोशेंट, और इसे आप कहते हो रिमाइंडर, राइट? और 9वीं कक्षा में आपने पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है, तो उससे भी आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये बात सबको पता है, राइट? कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब मान लो कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे? तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे? किसी भी संख्या को उठाओ और 2 से डिवाइड कर दो तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे? 0 या 1. रिमाइंडर 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 होगा तो कट जाएगा. अच्छा, किसी भी रैंडम नंबर को मैं उठाऊं और 3 से डिवाइड कर दूं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? 0, 1 और 2. 3 तो नहीं होगा. और किसी नंबर को रैंडम उठाऊं और 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. बेसिक बात है, ये तो कॉन्सेप्ट सबको पता ही है, ठीक? अच्छा, लेट से मैं 73 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा. और 86 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2. कोई प्रॉब्लम किसी को? और 73 प्लस 86 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 + 2. ऐसा आपने क्यों कहा?
क्यों किया? सोचने वाली बात है ना कि दोनों के रिमाइंडर ऐड क्यों हो गए। तो लॉजिक क्या है सर? लॉजिक आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि सर 73 7 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 84 सर 7 इंटू 12 प्लस 2। इसी को तो डिवाइड करना है। ये और इसमें कॉमन क्या है? सो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 प्लस 12। ये तो अकेला बंदा है, ये भी अकेला बंदा है, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये तो 7 इंटू समथिंग है प्लस रिमाइंडर। लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया? कि वाई डिड वी एडेड बोथ द रिमाइंडर्स? लॉजिक समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? देखो यहां पे 4 टर्म्स है, 7 इंटू 10 3, 7 इंटू 12 2। इस दोनों में कॉमन क्या है? तो ये 7 इंटू सम नंबर्स है, 7 इंटू सम कोशेंट प्लस 3 प्लस 2। इससे आप 7 नहीं निकाल सकते ना, ठीक है? अंडरस्टूड? अच्छा लेट से सेम क्वेश्चन मैं रखता हूं। 73 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 3। अब तुम कर दो 90 को 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6। अब 73 प्लस 90 को मैं डिवाइड करूं 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 प्लस 6 9। बट 7 का रिमाइंडर 9 हो नहीं सकता, तो फिर रिमाइंडर कितना होगा? 2। बताओ हमने 9 क्यों नहीं बोला और 2 क्यों बोला? अगेन सेम मेथड। 73 7 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 91 इज 7 इंटू 12 प्लस 6। ये और ये कॉमन है, तो 7 इंटू 22 प्लस 3 प्लस 6 9 है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 22 प्लस 7 प्लस 2। ये इसके साथ चला जाएगा 7 इंटू, तो रिमाइंडर क्या है? 2। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये बात मुझे क्लियरली पता चलती है कि अगर मुझे एक नंबर का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो निकाल लूंगा, लेकिन अगर कई नंबर को जोड़ को रिमाइंडर निकालना है, कई नंबर के जोड़ का रिमाइंडर निकालना है, तो मैं इंडिविजुअल रिमाइंडर को निकाल के ऐड कर सकता हूं। अगर मैं इंडिविजुअल नंबर के रिमाइंडर्स निकाल लूं और उन सारे को ऐड कर दूं, अगर उन सारे को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो मेरे डिवाइजर से छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर डिवाइजर से बड़ा है तो वो निकाल दो, वो सब्ट्रैक्ट कर दो, द रिमेनिंग पोर्शन वुड बिकम द रिमाइंडर। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ हाँ फिर से देखो 7 इंटू 22 प्लस 9 है, यहां तक है। इसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। आपने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर देखा है। डिवाइजर 7 है आपका, तो 7 इंटू कोशेंट, उसके बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। आप ये साफ देख रहे हो, ये जो 9 आया है ये आपके डिवाइजर से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 22 प्लस 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 23, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अंडरस्टूड? लेट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से 90 डिवाइडेड बाई 7 का रिमाइंडर बताओ क्या होगा, और लेट से 76 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर क्या होगा? 6 6। तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? 90 प्लस 76 का रिमाइंडर क्या होगा? 6 प्लस 6 12, 12 नहीं बोल सकते? 5 होगा। राइट और रॉन्ग?
तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को निकाल के सम करना बेटर है या पूरे डिविडेंड को जोड़ के फिर डिवाइड करना? रिमाइंडर अक्सर छोटा होगा तो छोटे नंबर को जोड़ना आसान होता है, तो हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाल के जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7। जो रिमाइंडर, अच्छा मान लो लेट्स से द नंबर इज, यहां से मैं नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूं, लेट्स से द नंबर इज 71. So what's the remainder? And what's the remainder? What's the remainder? 0. क्योंकि 6 plus 1 is, so definitely it is divisible by 7. The sum is totally divisible by 7. Understood? कोई दिक्कत? Okay. Now I'll take the same problem. और मैं पूछूंगा, ये तो आपसे सम पूछा गया था, अब मुझे बताओ 90 इंटू 71 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा? सम्स में देखा था कि हमने इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाले और उसको जोड़ दिया और फिर इवेंचुअली देखा, इसका क्या होगा? एक दिमाग बुद्धि कह रहा होगा कि मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर 6 इंटू 1 6 होगा। कितने लोग इससे एग्री करते हो? तुक्का मार रहे हो? कॉन्फिडेंट हो? क्यों? तो मतलब तुक्का मार रहे हो, जब तक रीजन नहीं पता तुक्का मार रहे हो, तुम्हारी हंच कह रही है ना? जब टोटल डिविडेंड को ऐड कर रहे थे, बट रीजनिंग सॉलिड होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी नहीं है, हाँ? बट आप, द आंसर इज 6 ओनली, 6 इंटू 1 इज 6, आंसर सही है, ये बच्चा सही है, बट लॉजिक, नाउ ही इज इनटू द टास्क, ही इज इनटू द एक्चुअल टास्क। ये कह रहा है सर 90 इंटू 71 ही पूछे हैं ना, तो क्या मैं 90 को 7 इंटू 12 प्लस 6 लिख सकता हूं? इंटू 71 को 7 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकता हूं? आपने ये मल्टीप्लीकेशन किया है ना, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल किया है ना, ये भी बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल ही है। ओके, जब भी आप बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करते हो तो इसको इससे भी करोगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही करते हो। सो 7 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 10, पहला प्रोडक्ट ये होगा, प्लस 7 इंटू 12 इंटू 1, सही बात है गलत बात है? अब उसके बाद क्या करोगे? 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 6 इंटू 7 इंटू 10, फिर 14 क्या करोगे? 6 इंटू 1, राइट और रॉन्ग? टोटल टर्म्स कितने हैं? 4, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म, ये पहले 3 टर्म्स में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए किसी ने कहा नहीं है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो क्या मैं इस पूरी कहानी को 7 इंटू समथिंग लिख सकता हूं? प्लस रिमाइंडर क्या होगा? 6 इंटू 1, ये 7 से छोटा है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? लॉजिक समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हम ये बात को समझ रहे हैं कि जब एक नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो कर सकते हैं, लेकिन सम्स, अगर किसी नंबर का सम्स का रिमाइंडर बताना है तो इंडिविजुअल रिमाइंडर को जोड़ दो और फिर आंसर बता सकते हैं। और किसी नंबर्स के प्रोडक्ट्स का रिमाइंडर बताना है तो फिर क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाल के प्रोडक्ट निकाल दो, दैट वुड बी द फाइनल। जो भी फाइनल आएगा दैट शुड बी स्मॉलर देन डिवाइजर। अगर उससे बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? उसको फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे, राइट और रॉन्ग?
कोई प्रॉब्लम? अब तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या करा रहे हो? स्कूल एग्जाम के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे ऐसे सवाल कि आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे कुछ ऐसे। कैसे सॉल्व करोगे? सो वन पर्सन वुड थिंक कि मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, बट द पर्सन हु नोज कि यार इंडिविजुअल रिमाइंडर, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर तो निकाला जा सकता है नहीं। 13 6 78, फिर शून्य आएगा, फिर 13 5 65, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 13 3 39, और लास्ट में 43 है, 13 3 39, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। देखो इस दो नंबर को कितने आसानी से मैंने छोटा कर दिया। फिर इसको देखोगे 13 5 65, फिर 74, 13 5 65 अगेन 97, 37। क्वेश्चन आसान हो गया मुश्किल? आसान हो गया। अब क्या करना है? 8 इंटू 4 32। अब तीनों को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 8 इंटू 4 32, 32 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6, 6 इंटू 6 36, 36 का मतलब रिमाइंडर वुड बी 10। मक्खन की तरह सॉल्व हुआ, जस्ट बिकॉज यू न्यू दिस कॉन्सेप्ट। तो इसलिए कहीं ना कहीं चीजों को फंडामेंटली अगर हम समझ जाएं तो पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने चीजें लिखी उसको मैं सम अप कर देता हूं। अगर आपको a डिवाइडेड बाई डिवाइजर को मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूं और रिमाइंडर आता है लेट से R1, b को d से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है R2, तो a प्लस b को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? R1 प्लस R2। एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर R1 प्लस R2 d से बड़ा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और d से छोटा है तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। और a इंटू बी को अगर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? R1 इंटू R2। एंड यू नो यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल अगर R1 इंटू R2 d से बड़ा है तो उसको फर्दर कैसे छोटा किया जाए, उसको कैसे ग्रैनुलेट किया जाए। कोई सवाल? अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये बात कहां से शुरू हुई थी? किसकी डिजिटल से? 3 के। किसके डिजिटल से? और आप कहते हो कोई संख्या 3 से तभी डिविजिबल है जब उसका सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है। तो लेट्स से अब ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी डिजिटलिटी टेस्ट ऑफ 3 से। लेट्स से द नंबर इज 3 4 6 8। ठीक है, अब मुझे जानना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक तो मेथड आपको कहता है सम, बट वो मेथड कैसे आया वो जानना आवश्यक है। आप लोगों को बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़ाई जाती थी, तो आप कैसे लिखते थे? 3 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ऐसे लिखते थे। आप किसका डिजिटलिटी टेस्ट देख रहे हो? 3 का। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और 10 इंटू 10 100 इज, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा, तो 1 इंटू इसका रिमाइंडर क्या बचा? 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, व्हाट इज इट? सम ऑफ डिजिट्स। आप समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का?
ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। 1 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, देख लो। 3 डिवाइजर है, डिविडेंड 1 है, कोशेंट 0 होगा। डेसिमल में क्यों, जब डिविजर यूक्लिड्स उसमें तो हम सारी चीजें इंटीजर्स में रख रहे हैं, होल नंबर्स में रख रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू क्लास 10th नाउ, मैंने क्यों आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का महत्व बताया कि आपको जब तक डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत आती रहेगी। तो दो चीज आप लोगों को याद रखना है, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा टेबल्स, जो बचपन से टेबल्स पढ़ाए जाते हैं, कम से कम 20 तक के टेबल को लेके कंफर्टेबल हो जाओ। जैसे 2 का टेबल तो बहुत आसान है, 3 का बहुत आसान है, 4 का बहुत आसान है, तो 2, 3, 4 के लिए तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 5 के लिए भी आवश्यकता नहीं है, 10 के लिए भी आवश्यकता नहीं है, 9 का भी बहुत आसान है। तो थोड़ा मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 6, 7, 8 3 याद रखना है। जैसे आप सोच रहे हो ना कि 10 तक का टेबल याद करना है, 10 तक का टेबल तो याद ही नहीं करना है, 6, 7, 8 बस थोड़ा सा दिक्कत देगा, वो भी सारा 6 नहीं, 6, 1, 6, 2, 6, 3 तक तो आसान है, 6, 4 भी आसान है, 6, 5, इनफैक्ट 6, 6, 6, 7 में थोड़ा सा दिक्कत आता है बच्चों को, छोटे बच्चों को। आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप टेबल दिमाग में रख सकते हो। इवन लेट से 13 का टेबल जानना है मुझे, तो आई डोंट हैव टू रियली रिमेंबर 13 का टेबल। 13 into 7 कैसे करूंगा, 7 10s are 70, 3 7s are 21, 70 plus 21, 70 plus 20, 90, 91। सो जस्ट 10 by 10 का टेबल भी याद रख के आप अपनी लाइफ आसान कर सकते हो। जैसे 17 into 9, तो 17 into 9 करने की क्या जरूरत है, 17 into 10 कर देते हैं ना। 17 into 10 क्या होता है, 170। 170 से 17 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर कंपनसेट करो 3 ऐड करके। So these are the mental work which you can do comfortably, and जब तुम इसको बहुत ज्यादा करने लगोगे तो 17 9s are 153 ये तुम्हारी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। And once it is a part of memory you would be able to recognize। जैसे 153 दिखेगा आप तुरंत उसको फैक्टराइज कर दोगे। अच्छा 153 17 into 9, अच्छा 9 3 square into 17 that is 153। समझ गए। So that is the whole idea कि जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके लिए एक इजी केक तो है भी, ऐसे भी और इजी केक हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से हम नंबर्स के फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब लेट से अब 2 नंबर को हम स्टडी करेंगे, एनी 2 नंबर्स, ठीक है। जब आप 2 नंबर को उठाते हो, ठीक है, लेट से मैंने पिक किया 18 और मैंने पिक किया 51, ठीक है। जब मैं इस 2 नंबर को देखता हूं तो मैं दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता हूं। अगर मैं 18 की बात करूं तो मुझे पता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो तुरंत याद आता है 2 9s are 18, और 9 तुरंत मुझे पता चलता है क्या है, 3 का स्क्वायर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कैन राइट, ज्यादा टाइम लगा नहीं, ऐसा भी नहीं कि रफ पेज पे पीछे जाके वो जो बच्चों की तरह करते हैं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टेबल स्ट्रांग है। और 51 आपको क्विकली पता है कि 3 5 plus 1 is 6, 6 मतलब 3 का डिविजिबल तो है ही है, सो 3 17s। अब आपसे पूछा जाए कि 18 का फैक्टर्स क्या क्या है, तो आप कह सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, राइट। और इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, अब ये 4 फैक्टर्स हैं, ये 6 फैक्टर्स हैं, राइट। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहे होंगे, जैसे कि 1 हमेशा कॉमन रहेगा, तो इसलिए 1 की बात हम नहीं करते हैं ना, 1 तो सबके पास है, हर कोई 1 से बना है, तो 1 की बात नहीं होगी। अब आप देखते हो यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, फिर आप देखते हो 3, अच्छा कॉमन फैक्टर मिला,
एक कॉमन फैक्टर निकल के आया, कॉमन फैक्टर एक निकल के आया 3। अच्छा 6 यहां है, यहां नहीं है, 9 यहां है, यहां नहीं है, 18 यहां है, यहां है। तो ओनली कॉमन फैक्टर वी हैव इज 3. इज इट हाईएस्ट? यस, सो दिस वुड बिकम योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट और रॉन्ग? इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है कहानी? तो आपको इंडिविजुअली देखना है कि क्या क्या कॉमन फैक्टर है। अब बार बार ऐसे तो देख नहीं सकते हो, सो यू नीड टू क्रिएट रूल, यू नीड टू क्रिएट अ। तो आपने देखा कि यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, आपने देखा यहां 3 है, यहां पे 3 है, तो 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1 में छोटा कौन है? 3 टू द पावर 1। तो जो छोटा है उसे निकाल लीजिए। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर, तो ये दिस बिकम्स योर कॉमन फैक्टर विच इज ऑल्सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है? दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना है और हर एक कॉमन प्राइम नंबर्स के जो मिनिमम पावर है जिसके पास, दैट वुड बिकम पार्ट ऑफ योर एचसीएफ। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, कोई सवाल? वी आर गुड टू गो? ओके। अब आपसे पूछा जाए कि भाइयों इसके मल्टीपल्स लिखो, 18 के मल्टीपल्स, तो 18 का पहाड़ा बोलना शुरू करोगे? 18, 36, 54 ऐसे बढ़ते जाओगे, और इसकी पहाड़े क्या होंगे? 51, 153 ऐसे बढ़ती जाएगी कहानी। नाउ दीज आर देयर मल्टीपल्स। अब ये मल्टीपल्स बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मल्टीपल्स, तो जब पहला कॉमन मल्टीपल आएगा वो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा? सबसे छोटा। सो वी कॉल दैट एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक तो ये है कि आप पूरा लिखो, बट दैट इज वेरी नॉन साइंटिफिक। तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में जो जो नहीं है वो तो होगा ही, उसमें जो कॉमन नहीं है वो तो एज इट इज लिख दो, जो कॉमन नहीं है वो एज इट इज लिख दो। 2 दोनों में है? नहीं, 2 लिख दो। व्हाट इज द पावर? लिख दिया। 3 कॉमन है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दो। 17 आ गया, एज इट इज लिख दो। दिस वुड बी योर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगी तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब 17 इंटू 18 कैसे करें? 17 इंटू, या तो 34 इंटू 9 कर लो, या 17 इंटू 20 कर लो। व्हाट इज 17 इंटू 20? 340। 340 में मुझे 34 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 340 में 34 सब्ट्रैक्ट करूं या 30 सब्ट्रैक्ट करूं? 30 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 310, और उसमें 4 और सब्ट्रैक्ट करना होगा, 306। सो 306 would be the first common multiple, which would be the least common multiple. तो आप समझ में आ रहा है कि कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल को लोएस्ट क्यों निकालने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इनफिनाइट। सॉरी, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इनफिनाइट। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। हर नंबर को 1 डिवाइड करता है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो is it making any sense talking about lowest common factor? So we always talk about highest common factor. Is it any sense about talking about highest common multiple? It's infinite है, तो हम क्या कहेंगे? Lowest common multiple. ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर आपको जब भी A और B का HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो आप क्या करोगे? यू वुड डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, लेट से आपके पास आया प्राइम नंबर P इंटू Q इंटू R, और लेट से इस पे पावर है X, Y और Z, जिसमें PQR क्या है?
प्राइम नंबर्स, और एक्स वाई जी क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और आप देख रहे हो बी है पी इंटू आर इंटू एस लेट से, और मान लो चौथा भी है टी, और लेट से पावर इसमें क्या है, सी डी ई एफ, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ इसका HCF क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, HCF ऑफ AB क्या पूछा जा रहा है। सो वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कॉमन प्राइम्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉन कॉमन प्राइम्स। सो व्हाट आर द कॉमन प्राइम्स, P R, okay. So we are not interested in QST as far as HCF is concerned, right or wrong? Because I don't see Q here, I don't see S here, I don't see T here, so common factors की बात ही में नहीं आएगा वो। अब मुझे P और R ये तो कॉमन प्राइम्स हैं, लेकिन मुझे पता है इस पे पावर X है, इस पे पावर, तो अगर मुझे नंबर्स दिख रहे हैं तो मैं ये तो बता सकता हूं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुझे नहीं पता, सी भी बड़ा हो सकता है, तो आप लिख सकते हो p टू द पावर मिनिमम ऑफ, जो भी दोनों में से छोटा होगा वो आ जाएगा, और मिनिमम ऑफ z एंड d, जो भी दोनों में से छोटा होगा दैट वुड बी द पार्ट। राइट और रॉन्ग, लॉजिक समझ में आया। ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या लिख दिए हैं, बट ये जस्ट मॉडल है, इसी मॉडल पे आपको आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो पूछ लो। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एलसीएम ऑफ ए बी, तो जितने प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सब लिख दो, जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं P Q R इंटू S, एवरी वन वुड बी द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक, और सही है गलत बात है। अब मुझे P का पावर क्या रखना चाहिए, मिन रखना चाहिए या मैक्स रखना चाहिए, मैक्स। C और X का मैक्स होना चाहिए। Q का पावर क्या होना चाहिए, यहां पे Q है ही नहीं तो वी कैन टेक एज इट इज। R का पावर क्या होना चाहिए, D, Z का मैक्स होना चाहिए, S का और T का। राइट और रॉन्ग, पक्का कोई दिक्कत, लॉजिक समझ में आ रहा है। ये मैं पूरा नंबर थ्योरी की तरह समझा रहा हूं बिना एग्जाम्पल लिए हुए, अब एग्जाम्पल लूंगा तो और आसान लग जाएगा। ठीक है, अब मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखा रहा हूं। आप मुझे पहले बताओ A इंटू बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो P पे पावर क्या आ जाएगा, P X प्लस सी, Q पे पावर क्या आएगा, Y, R पे पावर क्या आएगा, D प्लस Z, S पे पावर क्या आएगा, और T पे पावर क्या आएगा। सही बात है गलत बात है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वुड बी दिस। ठीक, अब मान लो एलसीएम ए बी इंटू HCF ए बी किया जाए, एलसीएम इंटू HCF किया जाए। एलसीएम क्या है ये, HCF क्या है ये, वाइट से मैं कर रहा हूं, ये P इंटू मैक्स ऑफ CX है और ये P
टू द पावर min ऑफ सी एक्स है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से एक ही बंदा मैक्स होगा, एक ही बंदा min होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं p टू द पावर सम ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x बड़ा है, तो यहां पे क्या दिखाई देगा p टू द पावर x, और यहां पे क्या दिखाई देगा p टू द पावर c। तो p टू द पावर x इंटू p टू द पावर c क्या हो जाएगा p टू द पावर x प्लस c। तो मैं लिख सकता हूं p टू द पावर x प्लस c। समझ में आया नहीं समझ में आया? पक्का? मैक्स इन दोनों में से एक ही होगा, मिन दोनों से दोनों का पावर आ रहा है, मतलब ऐड होगा पावर, ठीक। इंटू क्यू टू द पावर y दिख रहा होगा, इंटू आर टू द पावर देखो क्या है, मैक्स ऑफ डीजेड मिन ऑफ डीजेड। एक ही बंदा मिन होगा, एक ही बंदा मैक्स होगा, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। एस टू द पावर ई टी टू द पावर एफ। मेरे को बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है क्या? गौर से देख के बताओ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ, समझ में आ गया? ये एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है। इससे आपको सारी खेल खत्म हो जाती है अगर आपको ये रिलेशन पता है। तो अगर आपको मैं टू नंबर्स दिया हूं और एचसीएफ दिया हूं तो एलसीएम निकालने की क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में दे रखा हूं और एक नंबर दे रखा हूं तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय दैट नंबर। राइट और रॉन्ग? ये रिलेशनशिप होता है आपका। अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोलोगे, खोल के देखो, एक्सरसाइज में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिखा हुआ है? एचसीएफ दे रखा है, नंबर दे रखा है, आपसे क्या पूछा है? तो क्या मैं इसका आंसर कह सकता हूं 306 इंटू 657 बाई 9 थ्रू दैट मेथड। और अगर आप लास्ट पेज पे चले जाओ जो यहां पे समरी लिखी रहती है, अ नोट टू द रीडर, ये पढ़ा है? ये उससे भी आगे की चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर। मतलब ट्रिपलेट्स के लिए दूसरा रिलेशनशिप दे रखा है, देख रहे हो नीचे? वो रिलेशनशिप भी कैसे निकलेगा, किस मेथड से निकलेगा? इसी मेथड से। लेकिन स्कूल एग्जाम ये नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम ये नहीं पूछेगा, तो कहीं ना कहीं हम इस मेथड को यूज करेंगे टू फाइंड द रिजल्ट गिवन इन द लास्ट पेज ऑफ द समरी। ठीक है? बट ये हम लोगों के लिए एक टास्क है, तो मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, प्रूव अ नोट टू द रीडर, फॉलो द सेम मेथड। कोशिश करना एग्जाम्पल्स के थ्रू लेने का, एंड देन यू वुड रियलाइज दैट यू हैव प्रूव्ड इट। ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एज ए होमवर्क रख लो, बट नॉट समथिंग, एज ए प्रोजेक्ट ले लो रादर देन होमवर्क, कि ट्राई टू प्रूव इट, है ना? ओके, कम बैक टू द एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो अगर आप पहला एग्जाम्पल देखो तो क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n which 4 to the power ends with the digit 0। अब मेरे को बताओ कोई नंबर क्या है 4 to the power n, और आपको चेक करना है n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? और आपको चेक करना है whether it ends with 0 or not। तो इसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि कभी भी कोई नंबर जब 0 पे एंड करता है तो वो किससे डिविजिबल है? 10 से। और 10 किससे बना होता है? 2 और 5 से। तो कोई भी चीज एंड करने के लिए एटलीस्ट दे नीड दीज टू प्राइम नंबर्स। अगर इन दोनों प्राइम नंबर में से कोई भी मिसिंग है तो हम किसी भी संख्या को 0 में एंड नहीं कर सकते। बोथ ऑफ देम हैव टू बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तभी आप बना पाओगे। राइट? अब 4 टू द पावर n इज बेसिकली 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। सही बात है गलत बात है? क्योंकि 4 टू द पावर n का मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर टू द पावर n, विच इज 2 टू द पावर 2n, विच इज
2 to the power n into 2 to the power n. आपको कहीं भी 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. So will it end with 0? No. Finish. At least दोनों का एक एक पोर्शन होना चाहिए. जैसे मान लो 2 3 बार प्रेजेंट है और 5 एक ही बार प्रेजेंट है. Will it end with? Yes. 5 प्रेजेंट ही नहीं है, 2 प्रेजेंट ही नहीं है, 5 प्रेजेंट है, पार्ट 4 तब भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. यू नीड एटलीस्ट वन ऑफ द बोथ, वन यूनिट ऑफ बोथ. ओके, अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखोगे, एग्जाम्पल का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है. 6 और 20 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404. ठीक है, अब मैं ना आपको एक और अच्छा मेथड बताता हूं. ये सिलेबस से बाहर की चीज है, बट ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात है जो आप पिछले साल पहले के बच्चे पढ़ते थे. अगर मुझे HCF ऑफ 96 और क्या है 404 निकालना है. एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से पक्का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो. ठीक है, मान लो इसका आंसर है P. मान लो इसका आंसर क्या है? P is the highest common factor which divides 96 and. इसका मतलब है P divides 96 as well as 404. True or false? Which means P divides 96 as well as 404 minus 96. Right or wrong? कोई नंबर अगर 96 को डिवाइड करता है और 404 को डिवाइड करता है तो 404 माइनस 96 को भी डिवाइड करेगा, 404 माइनस 96 इंटू 2 को भी डिवाइड करेगा, 404 इंटू 96 इंटू एनी मल्टीपल डिवाइड करेगा. तो 404 और 96 है, तो मैं कह सकता हूं कि 96 5 जा 480 होता है, बट 96 इंटू 4 लिख सकता हूं. तो मैं कह सकता हूं P विल डिवाइड 96 एज वेल एज 404 माइनस 96 इंटू 4. ये बात समझ में आया नहीं समझ में आया? पक्का? तो क्या मैं लिख सकता हूं P डिवाइड्स 96 एज वेल एज, क्या होगा इसका आंसर? 384. 404 माइनस 384 क्या होगा? 20. नाउ P डिवाइड्स 96 एज वेल एज 20. सो P divides 20 into 4 plus 16 as well as 20. Right or wrong? तो यहां से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका मतलब है P divides 16 as well as 20, which means P divides 16 छोटा है, इसको यहीं रहने दो. 16 as well as 20 minus 16, which is P divides 4 as well as 16. P divides 16 as well as 4. So what is that number? So HCF would be, एग्जाम्पल में देखो क्या आंसर है. समझ में आ गया? जैसे हमने एक और क्वेश्चन किया था 51 और क्या दिया था 18, है ना? 18 और 51 दिया था ना. इसका जो भी HCF है वो 18 को भी डिवाइड करेगा, 51 को डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा, 51 माइनस 18 इंटू 2 को भी डिवाइड करेगा. व्हाट इज 18 माइनस 2? 36. तो 18 और 15 को भी डिवाइड करेगा. 18 माइनस 15 3 और 15 को भी डिवाइड करेगा. व्हाट इज दैट नंबर? 3. जैसे 440 और 372, मुझे किसे प्रिजर्व करना है? 372 को प्रिजर्व कर लिया. और 440 माइनस 372 क्या होता है? 68 प्रिजर्व कर लिया. ठीक है, अब 68 को रहने दो. 372 68 5 से कितना होता है? 340. आंसर वही आएगा, आंसर, बट मैंने प्रिजर्व बड़े नंबर कर लिया था. हमें प्रिजर्व किसको करना था? 68 और 32.
अब क्या करें, 4 और 32, आ गया आंसर? यहां तक आंसर नहीं आया था, अब आ गया. So you have to keep making it smaller and smaller and smaller. Preserve the smaller one, take the difference, smaller, further smaller, and then you will arrive to your HCF. And LCM के लिए क्या करना है? Product of two number divided by HCF, you will get your LCM. Right or wrong? So you would be able to do your exercise, first exercise. ठीक है? तो क्या है, मेरा एक सवाल है. अगर मैं कहूं कि 24 स्क्वायर, ये एक नंबर है, मैं कहूं इट इज डिविजिबल बाय 3, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. बस डोंट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द रीजनिंग. तो क्या मैं कह सकता हूं 24 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3? ट्रू. इफ 24 square is divisible by 3, then 24 will also be divisible by 3. Right or wrong? Take any number. Let's say कोई और ले लो. स्क्वायर पे बात करो. जैसे let's say 21 square. If I say 21 square is divisible by 7, तो can I say 21 is divisible by 7? So if I say a square is divisible by P, then A is also divisible by P. True or false? क्योंकि अगर कोई स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें वो प्राइम नंबर घुसा हुआ है, और वो घुसा हुआ पावर 2 पे ही है. किसी भी नंबर पे आप स्क्वायर करते हो तो प्राइम नंबर पे पावर 2 आएगा ही आएगा. तो अगर वो प्राइम नंबर इसको डिवाइड करा, जैसे मान लो ए स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो डेफिनेटली समथिंग इंटू पी होगा, और इसके अंदर पी होना चाहिए तभी तो पी स्क्वायर बनेगा. तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग इंटू पी स्क्वायर, विच मीन्स ए विल बी समथिंग इंटू पी. राइट और रॉन्ग? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा. ये बात बहुत मुश्किल है समझनी. जैसे लेट से 17 है, पी अगर लेट से 17 है, ठीक है, और ये 51 स्क्वायर है, ठीक है, या ये 17 स्क्वायर है, 17 स्क्वायर है, तो इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ना. इसका स्क्वायर रूट जैसे लेगी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स की बात हो रही है. ठीक है, इफ अ प्राइम नंबर, if a square is divisible by a prime number, then the square root will also be divisible by that prime number. अच्छा एक बात बता, अच्छा छोड़ो मैं इसको ठीक करता हूं. लेट से कोई नंबर है n, इसमें प्राइम नंबर p इंटू क्यू इंटू आर है, ठीक है. अब इसमें जो भी पावर डालना है डाल दो. जो भी पावर होगा, लेट से a, b और c, ठीक, इसमें जो भी पावर होगा वो या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा. ये बात अग्री करते हो? ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा. इसको जैसे ही मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? p टू द पावर 2a, q टू द पावर 2b इन 2b इंटू r टू द पावर 2c. राइट और रॉन्ग? अब मैं कह सकता हूं सारे पावर इवन होंगे, सारे पावर इवन होंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेगी तो यही आ जाएगा. तो p तो दोनों में होगा ना. अगर एक में p है तो दूसरे में p होगा. इनफैक्ट इसमें ज्यादा मात्रा में p है, उधर सीधे उसका आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. राइट और रॉन्ग? क्लियर? ओके. अभी ये थ्योरम हम प्राइम नंबर के लिए बना रहे हैं, तो इसको फर्दर बिल्ड कर सकता है, सोच सकता है कि अगर कोई नंबर, लेट से कोई प्राइम नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी 6 से डिविजिबल होगा. तो ये कहना चाह रहा है होगा, क्योंकि 6 में 2 इंटू 3 है ना. लेकिन अगर तू बोलेगा 12 से कोई डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी 12 से डिविजिबल, ट्रू बात नहीं है. 36 12 से डिविजिबल है, बट 6 12 से डिविजिबल है? नो. सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, ठीक, अंडरस्टूड?
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड आई आस्क टॉक अबाउट इट? तो अभी बस लास्ट पार्ट एंड देन वी आर डन विद द डे। आप लोग सबको मैंने लास्ट टाइम जब कहानी सुनाई थी नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर तक की, तो हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहा था? In the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers. अब ये कह रहे हो को प्राइम इंटीजर्स है ना। लेट से अगर मैं कोई कहूं 1/2 और मैं कहूं 2/4 और मैं कहूं 7/14, ये तीनों रैशनल नंबर है। दे ऑल आर रैशनल नंबर बट दीज टू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टू दिस। दे आर कॉल्ड, क्योंकि ये दोनों इसके फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं और इसको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। जब कोई दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम। तो वी कॉल इट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है दोनों प्राइम ही हो, जैसे लेट से 8 और 9, are they co-prime? Yes, they are prime numbers. They are not prime numbers individually, but they are relatively prime to each other. 8 और 9 है ना, understood? तो अब ये रैशनल नंबर है और ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो अब हम जब भी रैशनल नंबर को डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हर एक रैशनल नंबर in its purest form, in its lowest form, it would be written in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-prime, because I have written that rational number in its lowest form, right? Okay, अब लेट से हमें प्रूफ करना है कि √2 is irrational number. Prove that √2 is, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग 9th क्लास में फॉर्मली प्रूफ से इंट्रोड्यूस होते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जब आप पढ़ते हो तो आपको एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स बताई जाती है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को आप किसी भी सिस्टम का फंडामेंटल ट्रूथ कहते हैं और उसके ऊपर कहानी बना के आप स्टेटमेंट्स डिराइव करते हैं, जिसे आप थ्योरम कहते हैं। थ्योरम इज समथिंग विच कैन बी प्रूव्ड, और आपने क्लास 9th की ज्योमेट्री क्लासेस में कुछ कुछ फंडामेंटल प्रूविंग की है, राइट? एटलीस्ट आपको डिडक्टिव तरीके से बताया गया कि कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे लॉजिकल स्टेटमेंट लिखा जाता है, जैसे कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है एंड स्टेप्स ऑफ प्रूविंग क्या होगा, राइट? ये आप करते हो। तो प्रूविंग के ना 3 स्टैंडर्ड मेथड्स, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन 2-3 स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। एक होता है डिडक्टिव प्रूविंग, जो आप गिवन, व्हाट टू फाइंड, कंस्ट्रक्शंस एंड देन बिल्डिंग द ब्रिज, दैट इज डिडक्टिव प्रूविंग। दूसरा होता है इंडक्टिव प्रूविंग, आप फाइनल रिजल्ट को ट्रू मानते हो और उससे वापस आते हो कि अगर वो ट्रू है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये, आप इंड्यूस करते हो, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। आप कि अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा, और फिर आप उसके बीच में ब्रिज बना पाते हो, तो वो एक दूसरा स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ थ्रू इंडक्शन। अभी मैं बहुत ही मोटे मोटे तरीके से आपको बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, तो बस इंट्यूटिव आइडिया बता रहा हूं कि प्रूविंग का मतलब क्या होता है। एक डिडक्टिव प्रूविंग, एक इंडक्टिव प्रूविंग, और एक होता है प्रूविंग थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे कि लेट से मुझे प्रूफ करना है इस बोतल में पानी है, तो मैं इसको प्रूफ करूंगा कि चलो मानते हैं कि इस बोतल में पानी नहीं है, और जब इस बोतल को मैं खोलूंगा, सर पे डाल दूंगा और मैं गीला हो गया, तो मेरे इस स्टार्टिंग स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, assumptions मेरे गलत साबित हो गए, तो दैट इज कॉल्ड प्रूफ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। So that is the proof you need to understand for proving whether √2 is a prime irrational number or not. तो इसको स्टार्ट आप करेंगे ऐसे कि मुझे प्रूफ करना है √2 इरेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे चलो मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। लेट्स अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, और जब आप √2 को रैशनल कहते हो तो उसका मतलब यू कैन राइट इट एज अ फॉर्म ऑफ, और आपने √2 को इसके लोएस्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब है P and Q are integers, Q is not equal to 0
P and Q आर को प्राइम। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत जरूरी है जो मैंने लिखा है। आपने जैसे एज्यूम किया कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है, तो उसका मतलब है √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। co-prime का मतलब सबको समझ में आ गया? रिलेटिवली प्राइम, मतलब दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। ठीक है, कोई सवाल? ओके। जो आप अलजेब्रा बनाओगे वो लिखोगे P ओवर Q इज इक्वल टू √2। √2 से छुटकारा पाने के लिए, रूट से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है। तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2। राइट और रॉन्ग? फिर आप लिखोगे सिंस Q इज नॉट 0, तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू वुड से P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। आपके आगे क्या दिख रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2? इससे मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ट्रू और फॉल्स? तो क्या लिख सकता हूं P इज डिविजिबल बाई 2, और P अगर डिविजिबल बाई 2 है तो मैं P को 2n लिख सकता हूं। राइट और रॉन्ग? 2 इंटू समथिंग। तो P को अगर मैं 2n लिखूंगा तो P स्क्वायर क्या बन जाएगा? क्योंकि P एक इवन नंबर है, P डिविजिबल बाई 2 है, तो P इज 2 इंटू समथिंग, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा? समझ गया? मैंने कहा P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो फिर तूने कहा सर P स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 2 है तो P भी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो जैसे तूने कहा P डिविजिबल बाई 2 है तो इसका मतलब P इज 2 इंटू समथिंग, तो P स्क्वायर क्या हो गया? 4n स्क्वायर, व्हेन n इज एनी इंटीजर। राइट और रॉन्ग? अब मैं यहां पे इसको यहां पे प्लेस कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसका मतलब है Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसका मतलब है Q इज इवन नंबर, Q स्क्वायर इज इवन नंबर। राइट और रॉन्ग? इट इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है Q is also divisible by 2. Q is also divisible by, P is also divisible by 2, Q is also divisible by 2. Which means P and Q both divisible by 2. Which means P and Q are not which challenges our or contradicts our assumption that P and Q are co-prime. Hence, √2 cannot be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. ये सारे रैशनल नंबर के लिए ट्रू है, बट इसके लिए ट्रू नहीं हो रहा है पूरा स्टेटमेंट। इसका मतलब if it cannot be represented in the form of P by Q and where P and Q are integers, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime, इसका मतलब √2 क्या है? irrational number। सही बात? इसी तरीके से आपको अगर √3 का प्रूफ पूछना है तो क्या करोगे? सेम लॉजिक, वहां पे इवन नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। √5 के लिए मल्टीपल ऑफ 5 आ जाएगा, √7 के लिए ऐसा आ जाएगा। √6 कर रहे हैं तो भी वही कहानी हो जाएगी कि इफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 6 तो तू P स्क्वायर P अपॉन Q को √6 लिखेगा, तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर को लिखेगा 6। फिर उसके बाद तू कहानी वापस प्राइम नंबर पे डाल सकता है नीचे लाके कि P स्क्वायर अपॉन 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू दैट। उस तरीके से तू कर सकता है। ठीक है? हाँ, लेकिन इसलिए तो मैं उस स्टेटमेंट से अवॉइड करवाऊंगा ना तुझे, मैं उसको फिर 2 और 3 के खेल में फंसाऊंगा ना तुझे। हाँ 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 हाँ, उस तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ठीक है? आई विल पिक एनी ऑफ द 2 एंड
प्रूव इट कि भैया ये गलत हो गया। मैं बता दूंगा कि पी स्क्वायर पी इज इवन, फिर मैं बता दूंगा क्यू इज ऑल्सो इवन। और 2 इंटू √3 है तो मैं p अपॉन क्यू को 2√3 लिखूंगा, तो p अपॉन 2q को √3 कर दूंगा, तो p अपॉन 2q भी एक प्राइम नंबर इंटीजर्स का हो गया ना। इवेंचुअली मैं √3 रैशनल नंबर है, बट इंटीजर अपॉन इंटीजर कैन नॉट बी इक्वल टू। जैसे अगर मुझे 2√3 प्रूव करना है तो इसको मैं लिख दिया p बाई क्यू, ठीक है। इसको मैं लिख दिया √3 अपॉन p बाई 2q, ये रैशनल नंबर हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर। लेकिन ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि ये तो इस कॉन्ट्राडिक्ट्स। अभी हम करा देंगे, अभी बस √2 √3 पे फोकस करो, आगे की नुआंसेस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।